हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हार्वे कार्तिक की पहचान जानकर इतना डर चुका था कि उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना भी आ गया। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। असल में उसने सब कुछ कबूल करने का सोचा था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था उसे ख्याल आया कि अगर उसने सच्चाई मान ली तो उसे चोर समझा जाएगा और स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं सच बोल दूं तो भी बाहर फेंक दिया जाऊंगा, और अगर झूठ बोलूं तो शायद बचने का कोई रास्ता निकल आए। हार्वे ने दिमाग में यह सोचा। फिर कुछ झंझकते हुए बोला, आज की घटना का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कार्तिक पर कोई आरोप नहीं लगाया। तो तुम अब भी झूठ बोल रहे हो? कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा। मैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तुम्हारी चोरी की बात बस संयोग से पता चली थी। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, हार्वे ने जल्दी से जवाब दिया। कार्तिक ने गहरी सांस ली और फिर ठंडे स्वर में कहा, हार्वे, मैंने सोचा था कि तुम्हें अपनी गलती मानने का मौका दूं, लेकिन अगर तुम अपनी भलाई नहीं समझोगे तो मुझे सख्ती दिखानी पड़ेगी। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। फिर कार्तिक ने डायलन की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, डायलन, हमारे स्कूल की हर क्लास में कैमरे लगे हैं, सही कहा ना? कैमरों की बात सुनते ही हार्वे के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक हार्वे को स्कूल की कक्षा में लगे कैमरों की याद आई। मिस्टर कार्तिक, हमारे स्कूल ने कक्षा में कैमरे तो लगाए हैं, लेकिन ये कैमरे चालू नहीं हैं। डायलन ने असहाय होकर जवाब दिया। यह सुनते ही हार्वे के चेहरे पर राहत आ गई। वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अगर ये कैमरे चालू नहीं हैं तो कार्तिक के पास सबूत ही नहीं होगा। हार्वे के मन में यह ख्याल आते ही उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब अगर मैं सब कुछ मानने से इनकार कर दूं तो ये लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे कार्तिक स्कूल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष ही क्यों ना हो। लेकिन तभी कार्तिक ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, भले ही कक्षा के कैमरे बंद हों, लेकिन गलियारे में लगे कैमरे तो चालू होंगे, है ना? अभी किसी को बुलाओ और गलियारे की निगरानी का वीडियो निकालो। कार्तिक की बात सुनकर हार्वे के चेहरे का रंग उड़ गया। इंडिया यूनिवर्सिटी में 3 साल बिताने के बाद कार्तिक को यह मालूम था कि कक्षा के कैमरे केवल दिखावे के लिए थे, लेकिन जब वह आज प्रिंसिपल के ऑफिस में आया था तो उसने देखा था कि गलियारे में लगे कैमरे चालू थे। उस कैमरे से गलियारे के साथ साथ कक्षा के अंदर की स्थिति भी साफ दिखती थी। कार्तिक ने यह सब पहले से ही देख लिया था और हार्वे से निपटने की पूरी योजना बना ली थी। हाँ मिस्टर कार्तिक, डायलन ने तुरंत सहमति जताई और वीडियो मंगाने चला गया। इस बीच हार्वे निराश होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी भावनाएं रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थीं। एक पल के लिए वह राहत महसूस करता और अगले पल चिंता से भर जाता। अब उसे एहसास हो गया था कि गलियारे का कैमरा उसकी पूरी पोल खोल सकता है। कुछ ही मिनटों में डायलन हार्ड डिस्क लेकर लौट आया। उसने हार्ड डिस्क कार्तिक को दी और धीरे से कहा, मिस्टर कार्तिक, जो वीडियो आप देखना चाहते थे वह इसमें है। कार्तिक ने हार्ड डिस्क हाथ में तो ले ली, लेकिन उसे खोलने की कोई कोशिश नहीं की। वह पहले से जानता था कि उसमें क्या है। हार्वे, अब तो सब साफ हो गया है, क्या तुम अब भी सच नहीं बताओगे? कार्तिक ने हार्ड डिस्क को हवा में लहराते हुए हल्के मगर सख्त लहजे में पूछा। हार्वे अब पूरी तरह टूट चुका था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, कार्तिक, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं लालच और ईर्ष्या में अंधा हो गया था। प्लीज मुझे स्कूल से बाहर मत निकलवाना। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कार्तिक ने उसकी बात सुनी और हल्के व्यंग्य से कहा, अब तो मान गए, है ना? फिर उसने थोड़ा रुककर गंभीर लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इंडिया यूनिवर्सिटी में बने रहने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे 3 वादे करने होंगे। 3 वादे? कौन से वादे? हार्वे ने तुरंत पूछा। पहला वादा, मेरी पहचान किसी को मत बताना। हार्वे ने कार्तिक को देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मेरे साथ कक्षा में वापस आओ और सबके सामने मानो कि तुमने क्या किया है। फिर मुझे यह भी बताओ कि पर्दे के पीछे से तुम्हें किसने उकसाया था। कार्तिक ने सख्त लहजे में कहा। हार्वे की आंखों में झिझक साफ झलक रही थी। अगर तुम इससे सहमत नहीं हो तो तुम अभी जा सकते हो, कार्तिक ने हल्के लेकिन ठोस स्वर में कहा। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं वादा करता हूं, हार्वे ने कहा। हालांकि वह आयुष, अंजलि और बाकी लोगों को धोखा देना नहीं चाहता था, लेकिन अपने बचाव के लिए उसे कार्तिक की शर्त माननी ही पड़ी। अब हार्वे पछतावे से भरा हुआ था। कौन सोच सकता था कि कार्तिक, जिसे उसने हमेशा गरीब समझा, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाए हुए था। एक बहुत बड़े अमीर वारिस होकर भी कार्तिक सादगी भरा जीवन जी रहा था। वह फटे पुराने कपड़े पहनता था और फुर्सत में डिलीवरी का काम करता था। यह सब जानकर हार्वे का दिमाग चकरा गया। ठीक है, अब चलो,
कार्तिक ने हार्ड डिस्क उठाई और कक्षा की तरफ बढ़ने लगा। कार्तिक, तीसरी बात क्या है? हार्वे ने झिझकते हुए पूछा। तीसरी बात मैं बाद में बताऊंगा, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा और ऑफिस से बाहर निकल गया। डायलन, जेसी और हार्वे भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। थॉमस, जो पहले भी चुपचाप खड़ा था, कक्षा की ओर नहीं गया। थॉमस जानता था कि अगर वह कक्षा में जाएगा तो कार्तिक की असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। कक्षा की ओर जाते समय डायलन, जेसी और हार्वे बार बार कार्तिक की तरफ देख रहे थे। उनके मन में न केवल श्रद्धा थी बल्कि असमंजस भी। कार्तिक जैसा व्यक्ति आखिर गरीब होने का नाटक क्यों कर रहा है? उसने हमसे अपनी पहचान गुप्त रखने को क्यों कहा? ये सवाल उनके मन में बार बार घूम रहे थे। असल में कार्तिक का कारण बहुत सरल था। अगर लोगों को यह पता चल जाए कि वह $1 ट्रिलियन का वारिस है तो उसका साधारण जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं होगा कि कौन उसके प्रति ईमानदार है और कौन सिर्फ उसके पैसे के लिए करीब आना चाहता है। यह ऐसा ही था जैसे कोई 5 करोड़ की लॉटरी जीत ले और इस बात को छिपाए ताकि रिश्तेदारों और दोस्तों के लालच से बच सके। 5 मिनट बाद कार्तिक और बाकी लोग कक्षा में पहुंच गए। जैसे ही कार्तिक कक्षा में दाखिल हुआ, बाकी छात्रों ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। वे पहले से ही उसे एक चोर मान चुके थे और इस बात से बेहद नाराज थे। रेचेल और अदिति, जिन्हें अभी तक चांसलर ऑफिस में हुए घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी, सोचने लगीं कि शायद कार्तिक के निष्कासन का ऐलान होने वाला है। रेचेल ने व्यंग्य करते हुए कहा, कार्तिक, ओ कार्तिक, तुम्हें आखिरकार स्कूल से निकाला जाएगा। देखते हैं इस बार तुम अपनी झूठी शेखी कैसे बघारते हो। अंजलि ने कार्तिक की ओर देखा और व्यंग्य भरे लहजे में कहा, हाँ, अगर यह हमारी क्लास का चोर कार्तिक नहीं है, क्या तुम माफी मांगने और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका लेने आए हो? जब कार्तिक ने यह सुना तो उसने अंजलि की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हमें इस तरह के व्यक्ति को बदलने का मौका क्यों देना चाहिए? उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए, किसी ने तेज आवाज में कहा। हाँ, ऐसे कमीने को माफ नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ हमने इसे पकड़कर पुलिस को नहीं बुलाया। कक्षा में मौजूद छात्रों ने आक्रोश में चिल्लाना शुरू कर दिया। सब लोग चिल्लाना बंद करो। कार्तिक ने पैसे किसी मजबूरी में चुराए होंगे। आखिरकार वह बहुत गरीब है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह यही कर सकता था। आयुष ने अपनी राय दी। अगर वह गरीब है तो अपनी गरीबी संभालता। दूसरों के पैसे चुराकर अमीर बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। वह बहुत बेशर्म है। अंजलि ने तुरंत जोड़ा। कार्तिक ने आयुष और अंजलि को भावशून्यता से देखा। उसके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था, बल्कि वह भीतर ही भीतर हंसने का मन बना रहा था। कार्तिक को यह जानने की उत्सुकता थी कि सच्चाई सामने आने के बाद ये लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जब कक्षा के छात्रों ने देखा कि कार्तिक वापस आ गया है तो उन्हें लगा कि वह प्रिंसिपल के सामने अपनी गलती मान चुका होगा। अब वह सबके सामने माफी मांगने और एक नया मौका पाने के लिए आया है। इसलिए ज्यादातर लोग खड़े होकर कार्तिक को कोसने लगे। पहले से ही कार्तिक की लोकप्रियता कक्षा में बहुत अच्छी नहीं थी और अब पैसे चुराने के आरोप के बाद उसकी स्थिति और भी खराब हो गई थी। सिद्धार्थ और सूर्यांश अवाक थे। वे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कार्तिक ऐसा कुछ कर सकता है। डायलन और जेसी मंच पर जाकर सच्चाई बताने के लिए तैयार थे, लेकिन कार्तिक ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर कार्तिक, क्या मैं आपकी ओर से बात करूं? डायलन ने धीरे से फुसफुसाया। कोई जरूरत नहीं, मुझे इन सबकी खुशी देखनी है। बाद में इनसे इसकी कीमत वसूल लूंगा, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह मंच की तरफ बढ़ा और छात्रों पर अपनी नजरें घुमाई। उसे लगा कि यह वही पल था जब इंसान के असली रंग दिखते हैं। वह उन सभी चेहरों को याद कर लेना चाहता था जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। डायलन, जेसी और अन्य लोगों ने देखा कि कार्तिक कुछ भी छुपाना या किसी से मदद लेना नहीं चाहता, इसीलिए वे एक तरफ खड़े होकर शांत रहे। लेकिन इस वक्त रेचेल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगर कार्तिक को सच में निकाल दिया गया होता तो डायलन को तुरंत इसका ऐलान कर देना चाहिए था। वो चुपचाप क्यों खड़ा है? मिस्टर वैगनर, ये क्या चल रहा है? रेचेल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। तुम्हें थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, जेसी ने बिना किसी खास इमोशन के जवाब दिया। ये सुनकर रेचेल और ज्यादा परेशान हो गई। तभी जब कार्तिक मंच की तरफ आता दिखा तो क्लास में सभी लोग एकदम एक्टिव हो गए। कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस क्लास में आने की? हमारी क्लास में तुम्हारे जैसे चोर का होना शर्मनाक है। हाँ, मैंने सोचा था तुम एक ईमानदार इंसान हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के हो। ये तो अब समझ आया कि तुम अचानक अमीर कैसे बने। दूसरों का पैसा चुराकर, है ना? दूसरों के पैसे से शो ऑफ करना बेशर्मी है। क्लास के स्टूडेंट्स गुस्से में चिल्ला रहे थे। कार्तिक चुपचाप पोडियम पर खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। उसने न कोई सफाई दी, न ही किसी को रोकने की कोशिश की। कार्तिक, ये क्या हो रहा है? तभी एक लड़की कक्षा के बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई। वो थी नताशा, और उसके साथ वर्तिका भी थी। नताशा और वर्तिका काफी देर से सिनेमा में उनका इंतजार कर रही थीं। जब सिद्धार्थ ने फोन नहीं उठाया तो वे क्लास में देखने आ गईं।
जैसे ही वे अंदर पहुंची, देखा कि क्लास के सारे लोग कार्तिक को डांट रहे थे। सिद्धार्थ, जो अब तक शांत था, नताशा और वर्तिका को देखकर थोड़ी घबराहट में आ गया। उसे डर था कि अगर नताशा को पता चला कि कार्तिक ने कुछ गड़बड़ की है तो वो कार्तिक से फिर कभी बात नहीं करेगी। सिद्धार्थ फौरन उठा और नताशा के पास गया। उसने नताशा को एक तरफ खींचा और कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि तुम तीनों न सिनेमा आए न फोन उठा रहे थे, इसीलिए हम यहाँ आ गए। वर्तिका ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया। फिर उसने कार्तिक की तरफ देखा और पूछा, सिद्धार्थ, यहाँ क्या हो रहा है? सब कार्तिक पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी है। तुम दोनों अब चली जाओ। सिद्धार्थ ने जल्दी से बात काटी। छोटी सी गलतफहमी? ऐसा तो नहीं लग रहा कार्तिक ने कुछ गड़बड़ की है क्या? वर्तिका ने गहरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा। नहीं, कार्तिक कुछ। सिद्धार्थ की बात खत्म होने से पहले ही अंजलि अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाई, तुमने सही सोचा, कार्तिक ने कुछ गलत किया है। उसने हमारी क्लास की फीस चुराई है और वो रंगे हाथ पकड़ा गया। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। अंजलि लंबे समय से कार्तिक और नताशा को अलग करना चाहती थी। पिछली बार जब वे फिलिप के सिग्नेचर प्रोजेक्ट में थे और नताशा ने कार्तिक के सामने अपनी गलती मान ली थी, तब अंजलि को बहुत बुरा लगा था। अब जब नताशा खुद यहां आ गई थी तो अंजलि को यह मौका छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कार्तिक, तुमने पैसे चुराए? ये कैसे कर सकते हो तुम? अंजलि की बात सुनते ही वर्तिका अविश्वास में चिल्लाई। कार्तिक ने बस चुपचाप उसकी तरफ देखा, बिना कुछ कहे। नताशा को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। कार्तिक जैसा अमीर आदमी पैसे कैसे चुरा सकता है? क्या उसने विला खरीदने के लिए पैसे चुराए होंगे? ये नामुमकिन था। एक ऐसा इंसान जो आराम से 200 मिलियन का मकान खरीद सकता है, वो पैसे चोरी करने जैसा छोटा काम क्यों करेगा? नताशा को अगर जान से मारने की धमकी भी दी जाती तो भी वो इस बात पर यकीन नहीं करती। अति धनवान उत्तराधिकारी जो आसानी से 200 मिलियन का मकान खरीद सकता है, वह पैसे की चोरी कैसे कर सकता है? अगर नताशा को पीट पीट कर मार दिया जाए तब भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं होगा। अच्छा, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है ना? अंजलि ने जब नताशा को जमीन पर जड़वत खड़े देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मसंतुष्टि आ गई। उसने और ताना मारते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कार्तिक के साथ मत मिलना। वो तो पूरा असफल और घटिया इंसान है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब पछता रही हो ना? कार्तिक चोर है और तुम चोर के साथ रहना चाहती हो। कितना मजेदार है। कार्तिक चोर कैसे हो सकता है? नताशा ने हैरान होकर पूछा। अरे, क्या तुम सच में इतनी भोली हो? क्लास की फीस कार्तिक की डेस्क से निकली है, सबने देखा है, और तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा? अंजलि ने ठंडे लहजे में कहा, असंभव, ये असंभव है। नताशा को कार्तिक की सच्चाई पता थी। वो जानती थी कि कार्तिक इतनी छोटी रकम की चोरी कभी नहीं कर सकता। लगता है कार्तिक ने तुम पर जादू कर दिया है, अंजलि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। छोड़ो ना, कार्तिक जैसे लोगों पर अपना वक्त मत बर्बाद करो। चलो जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। हाँ, जल्दी करो, इस कूड़े को क्लास से बाहर करो। हो सकता है इसने पहले भी चोरियां की हों। सही कहा, इससे सारे पैसे वापस लेने पड़ेंगे। क्लास के बच्चों ने नताशा की बातों को इग्नोर कर दिया और कार्तिक पर चिल्लाने लगे। अंजलि ने सबके गुस्से भरे चेहरों को देखा और कार्तिक की तरफ देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, क्यों कार्तिक, अभी भी ड्रामा करोगे? कार्तिक ने सबकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्या आपका काम पूरा हो गया? पूरी क्लास उसकी इस बात से चुप हो गई। चूंकि आपने बोलना खत्म कर लिया है, अब मुझे भी कुछ कहने दीजिए। जो लोग अभी खड़े होकर मुझ पर आरोप लगा रहे थे, बाद में आपको अपनी बातों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने सबकी ओर एक नजर डाली और डायलन की तरफ देखा। मिस्टर वैगनर, अब इन्हें सच्चाई बताइए। डायलन ने सिर हिलाया और पोडियम की तरफ बढ़ते हुए कहा, श्री जैकमैन, और मैंने पूरी जांच के बाद पाया कि मामला उतना आसान नहीं है जितना सबने सोचा था। असली चोर कार्तिक नहीं, बल्कि हार्वे है। क्या? क्लास में सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। डायलन ने आगे कहा, हार्वे ने क्लास की फीस चुराई और कार्तिक की डेस्क में छिपा दी ताकि सबको लगे कि चोरी कार्तिक ने की है। क्लासिक चालाकी। इतना सुनते ही पूरी क्लास सन्न रह गई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अंजलि, आयुष और बाकी लोग पूरी तरह से हैरान थे। रेचेल और अदिति भी एक दूसरे की ओर देखकर सन्न खड़ी रह गईं। नताशा ने राहत की सांस ली। अगर ऐसा था तो सब कुछ समझ में आता था। कार्तिक जैसा सुपर रिच वारिस क्लास की फीस क्यों चुराएगा? क्या ये कोई मजाक है? मिस्टर वैगनर, क्या आपको यकीन है कि चोर हार्वे ही है? आयुष ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ मिस्टर वैगनर,
क्या आप गलत हो सकते हैं? हार्वे चोर कैसे हो सकता है? क्या कार्तिक ने आपको रिश्वत दी है? पैसे कार्तिक की डेस्क से मिले थे? अगर वह चोर नहीं है तो फिर कौन है? अंजलि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सही है मिस्टर वैगनर, कार्तिक ही चोर होगा। कार्तिक ने आपको रिश्वत नहीं दी होगी, है ना? आयुष के कुछ साथी भी चिल्लाने लगे। टकराना! डायलन ने अचानक मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, बस करो। क्या मतलब है तुम्हारा कि कार्तिक ने मुझे रिश्वत दी? क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर जैकमैन और मुझे रिश्वत दी गई थी? डायलन की गुस्से भरी आवाज सुनकर आयुष और उसके साथी पूरी तरह चुप हो गए। डायलन ने हार्वे की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, हार्वे, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और सभी से माफी मांगो। हार्वे ने एक पल के लिए झिझकते हुए अपने दांत पीसे और धीरे धीरे मंच के पास पहुंचा। उसने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर वैगनर सही कह रहे हैं, मैंने ही आज ये सब किया है। मैंने क्लास की फीस चुराई और जानबूझकर कार्तिक को फंसाने के लिए उसकी डेस्क में रख दिया। क्लैंग! अंजलि, जो अब तक निडर खड़ी थी, हार्वे की बात सुनते ही 2 कदम पीछे हट गई और पास की कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। आयुष ने गुस्से से लाल आंखों के साथ हार्वे की ओर देखा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि हार्वे ने सब कुछ क्यों कबूल किया। मैं ने हार्वे की ओर देखा और कड़वी मुस्कान दी। मैं ने पहले ही इस प्लान का विरोध किया था। उसे शुरू से लगता था कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वही हुआ। चीजें उजागर हो गईं। क्लास के सभी छात्र हार्वे का सच स्वीकारते देख हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि असली चोर हार्वे निकलेगा। सिद्धार्थ और सूर्यांश खुशी से उछल पड़े। ये तो बहुत बढ़िया है, कार्तिक चोर नहीं है, सिद्धार्थ खुशी से चिल्लाया। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक कभी कुछ नहीं चुराएगा, सूर्यांश ने तुरंत कहा। डायलन ने सबकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हमने इस मामले की पूरी जांच कर ली है। असली चोर हार्वे है और कार्तिक इस पूरी साजिश का शिकार है। मैंने अभी अभी मिस्टर जैकमैन से बात की है। अब यह कार्तिक पर निर्भर करेगा कि वो हार्वे से कैसे निपटना चाहता है। जब हार्वे को पता चला कि उसकी किस्मत कार्तिक के हाथों में है, तो उसने घबराते हुए जल्दी से कार्तिक की ओर देखा और कहा, कार्तिक, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। बस मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। जब अंजलि, आयुष और बाकी लोगों ने हार्वे को इस तरह भीख मांगते देखा, तो उनके दिलों में ठंडक सी छा गई। किसने सोचा था कि कार्तिक, जिसे क्लास से बाहर निकाला जाने वाला था, वही अब इस मामले का फैसला करेगा। आयुष को अब तक समझ नहीं आया था कि हार्वे ने यह कबूल क्यों किया। अगर हार्वे चुप रहता तो भले ही कार्तिक निर्दोष साबित हो जाता, लेकिन हार्वे पर उंगली कभी नहीं उठती। कार्तिक ने हार्वे को ठंडे स्वर में देखा और पूछा, हार्वे, तुम्हें वो दूसरी बात याद है जो तुमने मुझसे वादा किया था? हाँ, मुझे याद है। हार्वे ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे बताओ, तुम्हें पर्दे के पीछे किसने उकसाया? कार्तिक के इस सवाल ने आयुष को जैसे बिजली का झटका दे दिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक को पहले से यह सब पता होगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे डर था कि अब हार्वे उसका नाम ले ही देगा। अंजलि, मैं, रश्मि और बाकी लोग भी घबराकर हार्वे की नजरों से बचने लगे। हार्वे ने थोड़ा हिचकिचाते हुए और फिर दांत पीसते हुए कहा, जिसने मुझे पर्दे के पीछे उकसाया था वो आयुष है। आयुष हमेशा तुमसे बदला लेने की प्लानिंग करता रहता था। ये पूरा आइडिया आयुष का था। इसे अंजाम देने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। वाह! हार्वे की बात सुनकर क्लास में हलचल मच गई। सबके चेहरे पर हैरानी थी। सभी ने तुरंत आयुष की ओर देखा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड आयुष निकलेगा। हार्वे, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब कहा? तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, आयुष गुस्से से चिल्लाया। झूठ? मेरे पास तुम्हारे वो फेसबुक मैसेजेस हैं जो तुमने मुझे भेजे थे। अगर तुम इसे नहीं मानते हो तो मैं अभी सबको दिखा दूंगा, हार्वे ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। आयुष का चेहरा ये सुनते ही पीला पड़ गया। माथे पर पसीना आ गया। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि अब वह क्या बोले। उसी वक्त जेसी ने कार्तिक के पास जाकर गंभीरता से पूछा, कार्तिक, अब तो तुम्हें फंसाने वाले दोनों लोग सामने आ गए हैं। तुम उनसे कैसे निपटने वाले हो? कार्तिक ने शांत स्वर में कहा, जो इन दोनों ने किया है वो उन्हें स्कूल से एक्सपेल करने के लिए काफी है ना? बस, जेसी ने तुरंत कहा। कार्तिक ने आयुष की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी और भावशून्य थीं। आयुष ने जब कार्तिक के चेहरे के भाव देखे
तो वह तुरंत घबरा गया। अतीत में आयुष के पिता ने उसे इंडिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए बहुत पैसा और जान पहचान का इस्तेमाल किया था। अगर आयुष को अभी स्कूल से निकाल दिया गया तो उसके पिता उसे बुरी तरह पीटेंगे। इसलिए आयुष को डर लग रहा था कि कार्तिक उसे निष्कासित कर देगा। कार्तिक, मुझे तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे एक और मौका दो। अगर तुम मुझे स्कूल से बाहर नहीं करोगे तो मैं जो कहोगे वो करूंगा। आयुष, जो हमेशा क्लास में सबसे दबंग रहता था, अब कार्तिक के सामने झुका और बड़ी विनम्रता से माफी मांगने लगा। कक्षा के बाकी छात्र आयुष का यह रूप देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कौन सोच सकता था कि कक्षा का सबसे अमीर बच्चा एक गरीब डिलीवरी बॉय कार्तिक से भीख मांगेगा। आयुष, तुम्हें उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो खुद को क्या समझता है। अंजलि को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि आयुष ने कार्तिक के सामने हार मान ली। उसने गुस्से में आयुष पर चिल्लाया, कार्तिक, प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं। मुझे एक मौका दो। अगर तुम मुझे निष्कासित नहीं करोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आयुष ने अंजलि को नजरअंदाज कर दिया। स्कूल में बने रहने के लिए उसे अपनी गरिमा छोड़नी पड़ी और वह अब बस कार्तिक से भीख मांगने में लगा था। कक्षा में सब चुप थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला इतना उल्टा पलट जाएगा। असल चोर कार्तिक नहीं, बल्कि हार्वे और आयुष निकले। हार्वे ने सिर्फ आयुष का नाम लिया था। इसके पीछे दो कारण थे। पहला, वह मे को धोखा नहीं देना चाहता था। दूसरा, उसके पास इस बात के ठोस सबूत थे कि आयुष ने उसे उकसाया था। किसी और के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं था। जेसी ने कार्तिक से कहा, अब तुम्हारे हाथ में है कि इन दोनों से क्या करना है। कार्तिक ने ठंडे स्वर में आयुष से पूछा, तुम्हें निष्कासित नहीं होना है ना। आयुष ने जल्दी से कहा, हाँ प्लीज, जब तक तुम मुझे स्कूल से बाहर नहीं करोगे मैं सब कुछ करूंगा। कार्तिक ने सिर हिलाया, ठीक है, चूंकि तुम ऐसा कहते हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। कार्तिक की बात सुनकर आयुष और हार्वे दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन कार्तिक के अगले शब्दों ने दोनों की खुशी गायब कर दी। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों रात 7 बजे तक क्लास के बाहर घुटनों पर बैठे रहो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, कार्तिक ने भावशून्यता से कहा। कार्तिक की बातें सुनकर कक्षा में बैठे छात्र हैरान रह गए। कार्तिक, क्या तुम थोड़ा ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो। अपनी किस्मत को ज्यादा मत खींचो, मैं तुम्हें बता दूं। अंजलि गुस्से से आगे बढ़ी और लोमड़ी जैसी आंखों से कार्तिक को घूर कर चिल्लाई, अगर तुम्हें लगता है कि मैं हद पार कर रहा हूं तो तुम घुटने टेकने और निष्कासित होने का विकल्प न चुनो, कार्तिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम। अंजलि एक पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक को क्या जवाब दे। आयुष ने गुस्से से कार्तिक को घूरा। उसे लगा कि कार्तिक की मांग ज्यादा है और वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह इसे नहीं मानता तो उसे निष्कासित होने का खतरा था। कार्तिक, हम सब सहपाठी हैं, इतना निर्दयी बनने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, क्या आयुष को कक्षा के बाहर घुटने टेकने के लिए कहना ज्यादा नहीं है। कार्तिक, तुम हद पार कर रहे हो। कक्षा में छात्रों ने एक एक करके आयुष और हार्वे का बचाव करना शुरू कर दिया। कार्तिक ने उनकी बातें सुनी और एक हल्की हंसी के साथ बोला, जब उन्होंने मुझे चोर कहा था तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। अब मैं ही हद पार कर रहा हूं। सभी ने शर्मिंदगी से कार्तिक की ओर देखा। कुछ देर की चुप्पी के बाद किसी ने भी आयुष और हार्वे के लिए कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने आयुष के पास जाकर ठंडे स्वर में पूछा, तो तुम घुटने टेकोगे या नहीं। ठीक है कार्तिक, तुम जीत गए, मैं घुटने टेकूंगा, आयुष ने दांत पीसते हुए कहा। जब हार्वे ने देखा कि आयुष ने सहमति दे दी है तो उसने जल्दी से कहा, मैं भी घुटने टेकूंगा, मैं भी घुटने टेकूंगा। कक्षा में बैठे छात्र यह देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आयुष और हार्वे कार्तिक की बात मान लेंगे। रेचेल ने अपनी आंखें सिकोड़कर कार्तिक की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने समझा कि कार्तिक इतना सख्त इसलिए है क्योंकि आयुष ने उसे बहुत समय तक परेशान किया था। साथ ही आयुष ने कार्तिक की गर्लफ्रेंड को भी चुरा लिया था। पुरानी और नई शिकायतों ने मिलकर कार्तिक को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए रेचेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हार्वे और आयुष को दंडित करने के बाद कार्तिक ने कक्षा के बाकी छात्रों की ओर देखा। जिन छात्रों ने पहले कार्तिक का अपमान किया था वे उसकी नजरें देखकर डर गए। उन्हें लग रहा था कि अब कार्तिक आयुष और हार्वे के बाद उनसे भी बदला लेगा। क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था।
कार्तिक ने ठंडे स्वर में कक्षा के छात्रों से पूछा। कार्तिक के इस सवाल पर पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं। मैंने पहले ही कहा था, हर किसी को अपनी कही हुई बातों के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। कार्तिक ने सख्ती से कहा। कार्तिक, हम सब सहपाठी हैं, इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने तुम्हें फंसाया नहीं था, अब तुम हमें क्यों फंसा रहे हो? जो लड़के पहले आयुष का समर्थन कर रहे थे, वे घबराकर कार्तिक पर चिल्लाने लगे। हा हा हा, सहपाठी, जब तुम लोगों ने पहले कार्तिक को अपमानित किया, तब ये सहपाठी वाली बात क्यों याद नहीं आई? सूर्यांश ने खड़े होकर उनकी बातें सुनते हुए कहा और नाक भौं सिकोड़ी। सही कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि कार्तिक को स्कूल से निकाल देना चाहिए, तब सहपाठी वाली बात क्यों नहीं सोची? क्या भूल गए कि कार्तिक ने तुम सबको इंडिया पैलेस होटल में डिनर पर बुलाया था? सिद्धार्थ ने भी गुस्से से कहा। हम हमें सच में नहीं पता था कि कार्तिक को फंसाया गया है। हम सबको लगा कि वो चोर है, इसलिए हमने ऐसा कहा। एक लड़के ने घबराते हुए सफाई दी। तुम्हें सच पता नहीं था, फिर भी तुमने किसी को इतनी आसानी से अपमानित करने की हिम्मत कर ली। क्यों? क्योंकि आयुष अमीर है और मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूं। कार्तिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। दुनिया में ऐसे कई गलत मामले होते हैं। ये तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से होता है, जो सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही अच्छे लोगों को बुरा और बुरे लोगों को अच्छा साबित करते हैं। कार्तिक सही कह रहा है। तुम लोग जो दूसरों का मजाक उड़ाते हो, आयुष और हार्वे से अलग नहीं हो। अगर आज इस मामले की सच्चाई सामने न आती, तो तुम लोगों ने कार्तिक को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया होता। अब तुम्हें एक सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि पूरे इंडिया यूनिवर्सिटी को पता चले कि बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम लगाना कितना गलत है। जेसी, जो स्थिति समझ चुका था, तुरंत खड़ा होकर बोला। वह जानता था कि कार्तिक इन छात्रों से निपटना चाहता है। जब छात्रों ने जेसी की बात सुनी, तो उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उन्हें डर इस बात का नहीं था कि कार्तिक उनसे बदला लेगा। डर इस बात का था कि अगर जेसी सज्जा देने पर उतर आए, तो उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जेसी यूनिवर्सिटी का चांसलर था। अगर उसने फैसला किया तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। कार्तिक, क्यों ना इन्हें एक मेजर पनिशमेंट दी जाए? जेसी ने कार्तिक की ओर मुड़कर पूछा। क्या सबको एक बड़ा अवगुण मिलेगा? यह सुनकर कक्षा के सारे छात्र चौंक गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जेसी इतना सख्त हो जाएगा। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कार्तिक का अपमान किया था, अब उन सबको एक बड़ा अवगुण झेलना पड़ेगा। यह सजा थोड़ी ज्यादा थी। रेचल ने जेसी और कार्तिक की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में उलझन थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जेसी कार्तिक के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा था। हालांकि इन छात्रों ने पहले कार्तिक का मजाक उड़ाया था, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी सजा देने लायक था? कार्तिक, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें जानबूझकर निशाना बनाया। तुम सब सहपाठी हो, इतनी बड़ी बात बनाना सही नहीं है। रेचल ने थोड़ी झिझक के बाद धीमी आवाज में कहा। सही कहा कार्तिक, हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। जल्दी से मिस्टर जैकमैन से बात करो, उन्हें समझाओ कि हमें सजा न दें। हम सब सहपाठी हैं, हमें भविष्य में भी साथ काम करना है। चीजों को इतना मुश्किल मत बनाओ। दूसरे छात्र भी घबराकर कार्तिक से विनती करने लगे। कार्तिक, क्यों ना इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए? दयालु अदिति कार्तिक के पास गई और धीरे से उसे सलाह दी। कार्तिक पहले तो जेसी के सुझाव के मुताबिक सभी को एक बड़ा अवगुण देने का मन बना चुका था, लेकिन अदिति की बात सुनकर उसका दिल थोड़ा नरम हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम लोग अवगुण नहीं चाहते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। ठीक है, अदिति और मिस वालेस की वजह से मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। मैं मिस्टर जैकमैन से कह दूंगा कि वो तुम्हें कोई अवगुण न दें, लेकिन बदले में तुम सबको मुझसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगनी होगी? हाँ, अपने अपमानजनक बर्ताव के लिए, अपनी लापरवाही के लिए। कक्षा के छात्रों ने यह सुना तो उन्हें समझ आ गया कि अब कार्तिक अपना बदला ले रहा है। उन्हें न सिर्फ आज के व्यवहार के लिए माफी मांगनी थी, बल्कि पहले जो कुछ उन्होंने कार्तिक के साथ किया था, उसके लिए भी माफी मांगनी थी। कार्तिक, जिसे सब बेवकूफ और मजाक का पात्र समझते थे, अब दिखा रहा था कि उसे धमकाना आसान नहीं है। सब छात्र असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कार्तिक उन छात्रों को भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था। उसने सभी को खड़े होकर माफी मांगने के लिए कह दिया था। हमने तुम्हें फंसाया भी नहीं, हमें माफी क्यों मांगनी चाहिए?
हाँ, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कार्तिक ने ठंडे स्वर में उनकी बात सुनी और जवाब दिया, गलत कुछ किया नहीं, लेकिन चुप रहकर सही का साथ भी नहीं दिया, और वो भी एक गुनाह है। अब माफी मांगो। हालांकि कक्षा के छात्रों को यह पता चल गया था कि कार्तिक चोर नहीं है, फिर भी वे खड़े होकर उससे माफी मांगने को तैयार नहीं थे। भले ही उन्होंने आयुष के साथ मिलकर कार्तिक को परेशान किया था। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो कोई बात नहीं, फिर मैं तुम सबको बहुत बड़ा दंड दूंगा, कार्तिक ने सख्त लहजे में कहा। वह बकवास करने के मूड में नहीं था। उसने सिर घुमाया और सीधे जेसी से कहा, हाँ। जेसी ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। कार्तिक। एक लड़की जिसने पहले कार्तिक का मजाक उड़ाया था, जब उसे एहसास हुआ कि कार्तिक उसे दंडित करने वाला है, तो वह तुरंत खड़ी हो गई और धीमी आवाज में कहने लगी, हाँ। कार्तिक ने उदासीनता से पूछा, मैं तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन क्या तुम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते? लड़की ने होंठ काटते हुए धीमी आवाज में कहा। कार्तिक ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। कार्तिक, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। लड़की ने धीरे से उसके पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा। इस व्यक्ति को अवगुण दिए जाने की जरूरत नहीं है। लड़की की माफी के बाद कार्तिक ने जेसी से कहा। ठीक है, जेसी ने सिर हिला दिया। मैं भी माफी चाहता हूं। कार्तिक, मुझे भी माफ कर दो। हालांकि पहले कोई भी कार्तिक से माफी मांगने को तैयार नहीं था, लेकिन दंड का डर उन्हें माफी मांगने पर मजबूर कर गया। एक एक करके सब खड़े हो गए और कार्तिक से माफी मांगी। कार्तिक ने उन लोगों के चेहरे पर झेप देखी। उसे थोड़ी राहत और खुशी महसूस हुई। कार्तिक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी निंदा नहीं करनी चाहिए थी। कुछ समय के लिए कक्षा में माफी मांगने की आवाज गूंजने लगी। इस बात की परवाह किए बिना कि उन्होंने कार्तिक का मजाक उड़ाया था या नहीं, वे सभी खड़े होकर माफी मांगने लगे। छात्रों को माफी मांगते देख कार्तिक का चेहरा शांत और गंभीर रहा। इस बीच सिद्धार्थ और सूर्यांश दोनों ने कार्तिक की ओर देखा और चुपचाप आह भरी। कार्तिक 3 साल से कक्षा के इन छात्रों के साथ था। इन 3 सालों में चाहे उन्होंने उसे कितना भी तंग किया हो, उसने कभी जवाबी कार्रवाई नहीं की। केवल सिद्धार्थ, सूर्यांश और उनके 2 दोस्त ही उसके लिए खड़े होते थे। कई लोगों की नजर में कार्तिक एक गरीब और असफल इंसान था जिसे आसानी से धमकाया जा सकता था। लेकिन आज कार्तिक एक बिल्कुल अलग इंसान के रूप में खड़ा था। उसके व्यक्तित्व से एक दबंग और आत्मविश्वासी इंसान की आभा झलक रही थी। उसने उन सभी अपमानों का हिसाब चुकता कर दिया था जो उसने पहले सहा था। नताशा भी हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें उलझन से भरी हुई थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि कार्तिक जैसा अति धनवान उत्तराधिकारी अपनी असली पहचान छिपाकर क्यों रहता था। यदि कार्तिक ने अपनी असली पहचान बता दी तो शायद वह वहां मौजूद सभी छात्रों को डराकर चुप करा देता। रेचल अब भी शांत थी। हालांकि वह कार्तिक की असली पहचान नहीं जानती थी, लेकिन आज उसकी हरकतें उसे समझ में आ रही थीं। पहले कक्षा के छात्र हमेशा कार्तिक को नीची नजर से देखते थे। वे मानते थे कि वह एक साधारण डिलीवरी बॉय है और इसी आधार पर उसका अपमान करते थे। रेचल यह सब जानती थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज कार्तिक को आखिरकार खुद को साबित करने और नया इंसान बनने का मौका मिला। बेशक उसने जितना सहा था उसका हिसाब लेना उसका हक था। कोई भी आम इंसान ऐसा ही करता। इस बीच अंजलि, हार्वे, आयुष और उनके बाकी साथी मायूस दिख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जाल को उन्होंने इतने समय से रचा था उसका नतीजा ऐसा होगा। असल में वे कार्तिक को स्कूल से बाहर करने की योजना बना रहे थे, लेकिन किसे पता था कि आखिरकार न सिर्फ कार्तिक स्कूल में रहेगा बल्कि वे खुद बाहर होने की कगार पर होंगे। कार्तिक के साथ ये सब क्या हो गया? मिस्टर जैकमैन उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? अंजलि अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। आयुष ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह इन बातों की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि कहीं उसे कार्तिक से माफी मांगने के लिए कक्षा के दरवाजे पर घुटने न टेकने पड़े। अगर उसे सचमुच ऐसा करना पड़ा तो वह इंडिया यूनिवर्सिटी में आगे कैसे अपनी इज्जत बचा सकता था। कुछ मिनट बाद जिन छात्रों ने पहले कार्तिक को अपमानित किया था वे अब खड़े होकर उससे माफी मांगने लगे। कार्तिक ने सबकी माफी सुनी, लेकिन उसकी शांति में कोई बदलाव नहीं आया। दरअसल उसने इन लोगों से बदला लेने के लिए माफी नहीं मंगवाई थी।
वह बस इतना दिखाना चाहता था कि कार्तिक को धमकाना इतना आसान नहीं है। इन लोगों को कोई अवगुण देने की जरूरत नहीं है, कार्तिक ने जेसी से कहा। इसके बाद वह आयुष और हार्वे की ओर मुड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों अब भी वहीं खड़े हो, जल्दी से जाओ और कक्षा के दरवाजे पर घुटने टेक दो। कार्तिक, क्या हम यह कहीं और कर सकते हैं? आयुष ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में पूछा। कार्तिक ने यह सुनकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझसे डील करने की हालत में हो? तुम आयुष कार्तिक के सवाल से एक पल के लिए चौंक गया। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता। घुटने टेकोगे या नहीं? कार्तिक ने गंभीर लहजे में पूछा। आयुष कुछ देर हिचकिचाता रहा। 2 सेकंड तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से कार्तिक की तरफ सिर हिला दिया। कार्तिक ने आयुष को सिर हिलाते हुए देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैंने सोचा था कि तू बहादुर है, लेकिन निकला तो बस एक डरपोक। तू आयुष ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसे घूरा। चलते हैं। कार्तिक कक्षा के दरवाजे की ओर मुड़ा। आयुष कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर दांत पीसते हुए कार्तिक के पीछे बाहर निकल गया। हार्वे ने मे की ओर देखा, लंबी सांस ली और फिर कार्तिक और आयुष के पीछे चल पड़ा। कक्षा में बाकी बच्चे बहुत उत्सुक थे। सब सोच रहे थे, क्या आयुष और हार्वे कार्तिक से माफी मांगेंगे? इससे पहले कि कुछ और हो, कक्षा के सभी बच्चे भी तमाशा देखने के लिए दरवाजे तक पहुंच गए। जल्दी ही दरवाजा बच्चों से भर गया। बाहर कार्तिक ने आयुष और हार्वे को शांत नजरों से देखा। चलो जल्दी करो और घुटने टेक दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। आयुष चुप खड़ा रहा, लेकिन हार्वे ने हिम्मत जुटाकर कहा, कार्तिक, मुझे गलती का एहसास है। मैंने तुझे फंसाकर गलत किया था, अब माफी मांग रहा हूं। क्या तू मुझे माफ नहीं कर सकता? हार्वे ने देखा कि बाकी के बच्चे तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। उसे वहां माफी मांगने में शर्म आ रही थी। मैं तुझे पहले ही बोल चुका हूं कि माफी मांगनी है तो घुटनों के बल मांग। कार्तिक का स्वर और सख्त हो गया। हार्वे ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, कार्तिक, मैं घुटने टेकने को तैयार हूं, लेकिन क्या हम अंदर चल सकते हैं? यहां सबके सामने करना सही नहीं लग रहा। थोड़ा इज्जत दे दे मुझे, कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा। इज्जत बचाने की बात अब कर रहा है? जब मुझे फंसाया था तब तेरी इज्जत का ख्याल था। घुटने टेक, उसने कड़क आवाज में कहा। ढप। कार्तिक के इस रौबदार आदेश पर हार्वे का हौसला टूट गया। उसके पैर कांपे और वह वहीं कार्तिक के सामने घुटनों पर बैठ गया। बाकी बच्चों ने यह देखा तो दंग रह गए। हार्वे का घुटनों पर बैठ जाना उसके आत्मसम्मान को झटका था, लेकिन यह अपमान वैसा नहीं था जैसा कार्तिक ने पहले सहा था। पहले हार्वे और आयुष ने मिलकर कार्तिक को परेशान किया था, लेकिन अब हालात पलट गए थे। सबके चेहरे बदल गए। अचानक सबको एहसास हुआ कि अब का कार्तिक वो पुराना कार्तिक नहीं रहा। कार्तिक ने हार्वे को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा और ठंडी मुस्कान के साथ आयुष की ओर मुड़ा। ये तो पहले ही घुटने टेक चुका है, तू अब भी खड़ा क्यों है? आयुष ने सुस्त निगाहों से कार्तिक को देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। वह जानता था कि अगर आज उसने कार्तिक के सामने घुटने टेक दिए तो उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आयुष के मन में झिझक थी। वो किसी भी हालत में कार्तिक जैसे इंसान के आगे हार मानने को तैयार नहीं था। आयुष, घुटने मत टेक, मुझे नहीं लगता कि कार्तिक तेरा कुछ कर सकता है। तभी अंजलि खड़ी हुई और आयुष से ये बात कह दी। इंडिया यूनिवर्सिटी के गेट पर कक्षा के बाहर भीड़ जमा थी। कार्तिक, आयुष और हार्वे के चारों तरफ बहुत सारे छात्र खड़े थे। इनमें से कई दूसरे सेक्शन और क्लास के थे। सब हैरान थे। उन्हें पता था कि कार्तिक पहले डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि हार्वे जैसा लड़का उसके सामने क्यों झुक गया। आयुष, जो ये सब देख रहा था, बुरी तरह परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अगर उसे पहले पता होता कि चीजें यहां तक पहुंच जाएंगी तो शायद वह कार्तिक को कभी फंसाने की हिम्मत ही नहीं करता। अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। जहां तक मे का सवाल था, वह बिना किसी भाव के खड़ी थी। उसने हार्वे को कार्तिक के सामने घुटनों के बल बैठे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पहले ही सबको चेतावनी दे चुकी थी कि कार्तिक को छेड़ना गलत होगा, पर जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो अब जो हो रहा था उसमें वह कुछ नहीं कर सकती थी। आयुष, घुटने मत टेक, कार्तिक तेरा कुछ नहीं कर सकता। तेरे पापा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी बड़े अफसर को जानते हैं ना, जल्दी से फोन कर, अंजलि ने गुस्से में कहा।
पर यह सुनते ही आयुष ने बिना कुछ सोचे समझे कार्तिक के सामने घुटने टेक दिए। जैसे ही सबने आयुष को घुटनों के बल बैठे देखा, एक गहरी चुप्पी छा गई। लोग सदमे में थे। कौन सोच सकता था कि इंडिया यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर लड़का आयुष एक गरीब लड़के के सामने झुक जाएगा। ये सब तो टीवी में होता है, असल में नहीं। अंजलि भी चौंक गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आयुष अचानक से क्यों झुक गया। अंजलि शायद ये नहीं जानती थी कि आयुष इंडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ इसलिए ले पाया था क्योंकि उसके पिता ने हर जगह अपनी जान पहचान लगाई थी। वो लोगों के आगे झुके, मिन्नतें की और अपने तरीके से एजुकेशन ब्यूरो के अफसरों को मनाया। आयुष को यहां तक पहुंचाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन अब अगर आयुष को स्कूल से निकाल दिया गया तो उसके पिता उसे जिंदा नहीं छोड़ते, और अगर नहीं मारते तो उसका करियर खत्म हो जाता। इसी डर से आयुष ने कार्तिक के सामने घुटने टेक दिए। चारों तरफ खड़े बच्चे ये सब देखकर कानाफूसी करने लगे। आयुष जैसे बंधे ने कार्तिक जैसे लड़के के आगे घुटने क्यों टेके? मुझे याद है, कुछ दिन पहले आयुष कार्तिक की गर्लफ्रेंड के साथ होटल गया था। ऊपर से कार्तिक ने उन्हें वहीं पकड़ लिया था। आज ये सब क्या हो रहा है? बगल की क्लास के एक लड़के ने पूछा। तुम लोगों को अभी तक नहीं पता? आयुष और हार्वे ने कार्तिक को चोर बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पोल खुल गई और ये बात चांसलर तक पहुंच गई। अब ये उससे माफी मांग रहे हैं। कार्तिक की क्लास की एक लड़की ने फुसफुसाकर जवाब दिया। ओह, तो ये बात है। सोचा नहीं था कि आयुष और हार्वे इतने नीचे गिर सकते हैं। किसी को चोर बनाना बहुत बड़ा इल्जाम है। कार्तिक भले ही गरीब हो, लेकिन उसे इस तरह परेशान करना गलत है। धीरे धीरे हर कोई कार्तिक का सपोर्ट करने लगा और आयुष और हार्वे की आलोचना करने लगा। आयुष ने दांत भींच लिए और घुटनों के बल बैठा रहा। चारों तरफ से अपने ऊपर लगे इल्जाम और आलोचनाएं सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अपमान कभी नहीं सहा था। आयुष, तुम कार्तिक के सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? उठो, जल्दी करो। अंजलि गुस्से से चीखने लगी। अंजलि, अब इस बारे में मत बोलो। जो करना है जाके करो, आयुष ने झुंझलाते हुए कहा। क्यों? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं क्यों ना बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अंजलि चिल्लाई। कार्तिक को फंसाना मेरी गलती थी। माफी मांगने का फैसला भी मेरा है। प्लीज यहां से चली जाओ, आयुष ने थके हुए लहजे में कहा। आयुष, अंजलि ने उसे देखा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि हमेशा घमंडी रहने वाला आयुष आज कार्तिक के आगे झुकने को कैसे तैयार हो गया। तभी अंजलि ने गुस्से से कार्तिक की तरफ देखा और चिल्लाई। कार्तिक, तुम आयुष को उठने के लिए क्यों नहीं कहते? कार्तिक ने शांत लहजे में कहा। तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? और वैसे भी वो खुद घुटनों पर बैठा है। तुम तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? अंजलि का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह समझ ही नहीं पाई कि क्या बोले। उसने गुस्से में कार्तिक को घूरते हुए डांटा। मैं बेशर्म हूं? कार्तिक हल्के से हंसा। वह अंजलि से बहस में उलझना नहीं चाहता था। आयुष और हार्वे की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तुम दोनों यहां शाम 7 बजे तक घुटनों पर रहोगे। अगर मैंने सुना कि तुम दोनों जल्दी चले गए तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। हम हम यहीं रहेंगे, हार्वे ने घबराते हुए जवाब दिया। आयुष कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब सब हटो, कार्तिक ने चारों ओर देखते हुए कहा और फिर मुड़कर स्कूल से निकलने को हुआ। कार्तिक, रुको। अंजलि ने देखा कि वह जाने वाला है। वह तेजी से उसके पास गई और उसे रोक लिया। क्या है, और कुछ चाहिए? कार्तिक ने शांत आवाज में पूछा। कार्तिक, ऐसा मत सोचो कि चांसलर तुम्हारे साथ है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, आयुष ऐसा लड़का नहीं है जिसे तुम अपमानित कर सको। अगर तुमने उसे जल्दी उठने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी, अंजलि ने गुस्से से कहा। अगर मैं उसे अभी उठने के लिए कहूं तो क्या वह हिम्मत करेगा? कार्तिक ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। तुम अंजलि उसकी बातों से इतनी भड़क गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कार्तिक की ओर उंगली उठाई और चिल्लाई, ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारा मकसद नहीं पता। तुम्हें दिक्कत इस बात से है कि मैं आयुष के साथ हूं। तुम्हारी ये हरकतें बस मुझसे बदला लेने के लिए हैं, है ना? कार्तिक ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। वह उसकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहा था। तुम सुन रहे हो कार्तिक, जब मैंने तुम्हें छोड़ा और आयुष को चुना तो ऐसा इसलिए नहीं था कि आयुष ने मुझे तुमसे छीना। जानते हो मैं आयुष के साथ क्यों गई? कार्तिक ने चुपचाप उसकी ओर देखा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए।
क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तुम पूरी तरह से फेल हो। मुझे तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रही। तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो जो दिन भर खाना डिलीवर करता है। तुम्हारे साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। मुझे तुमसे कभी खुशी नहीं मिली, समझे? अंजलि ने बिना सोचे समझे कड़वी बातें कह दी। कार्तिक उसकी बातों को शांत नजरों से सुनता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो अंजलि की बातें उसे अब कुछ भी महसूस नहीं करवा रही थीं। अंजलि की बातों को सुनते हुए उसने सोचा, अगर इसे मेरी असली पहचान पता चल जाए तो क्या ये अब भी ऐसी बातें कर पाती? वहीं खड़ी भीड़ में सिर्फ नताशा थी, जो कार्तिक की सच्चाई जानती थी। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी लोग सच्चाई जाने बिना ही दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। मैंने जो कहा वो सच है। मैं तुम्हें बता दूं, कार्तिक एक असफल आदमी है। अगर तुम ऐसे इंसान के साथ रहोगी तो तुम्हें जल्दी या देर से पछताना ही पड़ेगा। अंजलि ने गुस्से में अपना सिर घुमाया और नताशा पर चिल्लाई। इस वक्त अंजलि का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसका चेहरा पहले जितना सुंदर था, अब उतना ही कठोर और क्रूर लग रहा था। कार्तिक ने उसे देखा और मन ही मन राहत महसूस की। वह सोचने लगा, शुक्र है इस औरत ने मुझे पहले ही छोड़ दिया, नहीं तो इस जैसी इंसान के साथ जिंदगी बिताना कितना खतरनाक होता। क्या मुझे पछताना पड़ेगा? नताशा हल्के से हंसी। उसे अंजलि की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, ये लड़की वाकई कितनी मजेदार है। यहां तक कि अपने सपनों में भी इसे यही लगता है कि कार्तिक को कैसे नीचा दिखाया जाए। लेकिन नताशा दिल से अंजलि की आभारी थी। अगर अंजलि ने कार्तिक को छोड़ने का फैसला नहीं लिया होता तो शायद नताशा को कार्तिक के करीब आने का मौका नहीं मिलता। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हें पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कार्तिक जैसा आदमी किसी गर्लफ्रेंड के लायक ही नहीं है। अंजलि ने झुंझलाहट से कहा। अब अंजलि पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। उसने बिना रुके कार्तिक को अपमानित करना जारी रखा। कार्तिक ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वह उसके पास गया और ठंडी आवाज में बोला, अंजलि, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जिसे पछताना चाहिए वो तुम हो। तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुमने आज जो किया वो कितना बेवकूफी भरा था। मुझे पछताना पड़ेगा? अंजलि ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मुझे किस बात का पछतावा होगा? ये कि मैंने तुम्हारे जैसे डिलीवरी बॉय से रिश्ता तोड़ दिया? कार्तिक, तुम मजाक से ज्यादा कुछ नहीं हो। किसने कहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूं? कार्तिक का गुस्सा अब बाहर फूट पड़ा। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम ये सोचती हो कि मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूं तो तुम बिल्कुल गलत हो। ओह, तो तुम क्या हो? अंजलि ने तिरस्कार से कहा, मैं तुम्हें इतने समय से जानती हूं कार्तिक। तुम अमीर होने का जो नाटक करते हो वो मेरे सामने नहीं चलेगा। असल में तुम सिर्फ एक गरीब, हारा हुआ इंसान हो। मैं कार्तिक कुछ कहने ही वाला था कि नताशा ने उसे रोक दिया। बस करो कार्तिक, नताशा ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। अंजलि, चाहे कार्तिक अमीर हो या गरीब, ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसे इस तरह नीचा दिखाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और सुन लो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या नहीं। मैं उसे पसंद करती हूं और मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। नताशा के ये शब्द सुनकर वहां मौजूद लोग चुप हो गए। अंजलि के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। नताशा को कार्तिक को देखकर हल्की घबराहट हुई। उसे डर था कि कार्तिक अपनी असली पहचान सबके सामने उजागर कर देगा। इंडिया यूनिवर्सिटी के लगभग हर छात्र को पता था कि कार्तिक कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अमीर घर का उत्तराधिकारी था। उस समय नताशा को कार्तिक के करीब आने से रोकने के लिए कई लड़कियों ने कोशिश की थी। शायद यही वजह थी कि उसने तुरंत आगे आकर कार्तिक को शांत रहने का इशारा किया। कार्तिक ने नताशा की ओर देखा और कुछ पल बाद उसने अपनी बात दबा ली। तुम्हें पछतावा हो या नहीं, इससे मुझे क्या लेना देना है? फिर उसने आयुष की ओर देखा और कहा, जल्दी उठ और चल यहां से। अंजलि, जो अब तक नताशा से भिड़ने में लगी थी, उसने आयुष का हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। अंजलि, क्या तुम रुक सकती हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम मुझे और शर्मिंदा कर रही हो? आयुष ने गुस्से में अंजलि को घूरकर कहा। शुरुआत में कक्षा के दरवाजे के पास कुछ ही लोग खड़े थे, लेकिन अंजलि के हंगामे ने वहां भीड़ जुटा दी। आयुष इतना परेशान था कि उसने अंजलि को जोर से चिल्लाकर चुप कराने की कोशिश की। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम यहां घुटने मत टेकना। मेरा और कोई मतलब नहीं था।
अंजलि ने धीमे स्वर में सफाई देने की कोशिश की। मैंने कहा, चले जाओ, तुम्हें मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, अभी के अभी चली जाओ। आयुष ने अपने गुस्से को काबू में न रखते हुए चिल्लाया। आयुष तुम। अंजलि को उम्मीद नहीं थी कि आयुष उस पर इस तरह चिल्लाएगा। वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और उसने उसके बदले में उसका अपमान कर दिया। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा, जाओ, तुम अब भी यहां क्यों खड़ी हो? आयुष ने अपने दांत पीसते हुए फिर चिल्लाया। हाँ, अंजलि, प्लीज यहां से चली जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं? हार्वे ने बेबसी में जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए कहा। अंजलि वहीं कुछ सेकंड तक खामोश खड़ी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नीयत को इस तरह ठुकरा दिया गया है। तुम अब भी क्यों रुकी हो? क्या देख रही हो? आयुष ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, मैं जा रही हूं। खुश? अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वहां से भाग गई। कार्तिक ने उसे जाते हुए देखा और धीमी आवाज में लंबी सांस भरी। जिस अंजलि को मैं देवी समझता था, आज वह आयुष के हाथों खिलौना बन गई है, उसने मन ही मन सोचा। चलो यहां से। कार्तिक ने सिद्धार्थ, नताशा और बाकी दोस्तों की ओर देखा और कहा। फिर वह पलटा और स्कूल के गेट की ओर बढ़ गया। सिद्धार्थ, सूर्यांश और बाकी दोस्त बिना कुछ कहे कार्तिक के पीछे पीछे चल दिए। पीछे रह गया आयुष, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। कार्तिक, आज तुमने कमाल कर दिया। आखिरकार आयुष को सबक सिखा ही दिया। स्कूल से निकलते ही सिद्धार्थ ने जोश में कहा। सही कहा, लेकिन जब मैंने तुम्हें डायलन के साथ जाते देखा तो मैं सच में डर गया था। मुझे लगा कि तुम चोर हो। सूर्यांश ने हंसते हुए कहा। मैं चोर क्यों बनूंगा? कार्तिक ने असहाय होकर सूर्यांश को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला। अच्छा कार्तिक, तुमने चांसलर को कैसे समझाया? मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो तुमसे थोड़े डरते भी थे। सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए पूछा। अरे, वो इंडिया यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, भला मुझसे क्यों डरेंगे? मिस्टर जैकमैन को बस लगा कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है तो उन्होंने मेरे लिए बात कर दी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाह, मुझे तो लगा था कि जैकमैन सर बहुत सख्त है, ये तो कुछ और ही निकले। सिद्धार्थ ने आश्चर्य जताया। वैसे तुमने ये कैसे साबित किया कि तुमने चोरी नहीं की? मैंने डायलन से कहा कि वो सीवीसी फुटेज चेक करे। उसमें साफ दिखा कि हार्वे ने पैसे चुराए और मेरी डेस्क में छुपा दिए थे। इसी से मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। कार्तिक ने शांत लहजे में समझाया। ओह, अब समझा, सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर बोला। मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम तो हमेशा से भरोसेमंद हो। ठीक है, क्या अब इस बारे में बात बंद कर सकते हैं? मैं और नताशा पूरी दोपहर से बस यही सुन रहे हैं। और वैसे भी हम मूवी देखने जा रहे थे या नहीं? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए बात बदली। सिद्धार्थ और सूर्यांश, जो कार्तिक की जीत से बेहद खुश थे, जल्दी से हाँ में जवाब देने लगे। लेकिन पीछे खड़ी वर्तिका बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी। उसे लगा था कि उसके पास कार्तिक के खिलाफ कुछ सबूत हैं और वह उन्हें इस्तेमाल करके कार्तिक को अपमानित कर सकती है। लेकिन उसका यह प्लान पूरी तरह फेल हो गया। चलो, मैं अभी टिकट बुक कर देता हूं, सिद्धार्थ ने अपना फोन निकालते हुए कहा। इसी बीच कार्तिक का फोन अचानक बज उठा। उसने फोन निकाला और देखा कि कॉल रेचल की थी। हेलो सुश्री वालेस, कैसे हो? कार्तिक ने तुरंत फोन उठाया। कार्तिक, स्कूल खत्म हो गया हो तो जल्दी से बार में आओ। मेरी दोस्त का मूड बहुत खराब है। अगर तुम देर से पहुंचे तो उसे गुस्सा आ जाएगा। रेचल ने कार्तिक को याद दिलाया। ओह, सही कहा, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। कार्तिक को अचानक याद आया कि वह रेचल की दोस्त के बार में पार्ट टाइम काम करने के लिए वादा कर चुका था। जल्दी करो और जाओ, मिलते हैं। फोन रखने से पहले रेचल ने हल्के से कहा। तुम लोग फिल्म देखने जाओ, मुझे कुछ काम है। कार्तिक ने फोन रखते हुए धीमे से सिद्धार्थ और बाकी लोगों से कहा। कार्तिक, ये क्या बात हुई? नताशा और मैं इतने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अब तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जा रहे, वर्तिका ने नाराजगी से कहा। हाँ कार्तिक, नताशा इतने समय से यहां खड़ी है, ये काम किसी और दिन नहीं हो सकता? सिद्धार्थ ने भी सलाह दी। मैंने मिस वालेस से वादा किया था कि मैं उनके दोस्त के बार में पार्ट टाइम काम करने आऊंगा। अब जब बार खुलने वाला है तो वहां न जाना ठीक नहीं लगेगा, कार्तिक ने हल्की शर्मिंदगी से कहा। कौन सी पार्ट टाइम नौकरी? इससे कितना कमाओगे? वर्तिका ने ताने भरे अंदाज में कहा।
चूंकि कार्तिक के पास काम है तो उसे जाने दो। सिद्धार्थ ने बीच बचाव किया। उसे पता था कि ये नौकरी कार्तिक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं आप लोगों को फिल्म दिखाऊंगा, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से निकल गया। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।